हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ढेर सारे एमसीक्यूज लगाए थे। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं उसका नाम होने वाला है डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, दैट इज पार्ट 4 एंड पार्ट 4A। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। लीगल जस्टिस इज एंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन इंडियन पॉलिटी बाय। लीगल जस्टिस कैसे इंश्योर करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यस, डीपीएसपी आर्टिकल 39A टॉक्स अबाउट लीगल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, तो ये तो बात कर रहा है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा फंडामेंटल राइट्स। अब इसमें रिकलेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा आर्टिकल 14 दैट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 22 भी जस्टिस की बात करता, तो यस यहां पर ये स्टेटमेंट भी मेरा करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 3 बोल रहा लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। अब अगर आपको नहीं पता व्हाट इज दिस लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, स्टिल यू कैन मार्क दिस स्टेटमेंट एज करेक्ट। क्यों? क्योंकि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट है तो कहीं ना कहीं लीगल जस्टिस की बात तो कर ही रहा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, दैट इज डी। अब डीपीएसपी पे आज ढेर सारे क्वेश्चंस करना है, तो एक बार डीपीएसपी के साथ गो थ्रू हो जाए स्पीड से कि कौन सा डीपीएसपी क्या बताना चाहता है। व्हाट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गिवन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले देख लेते हैं आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 क्या बोलता है? इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ वर्ड स्टेट। ये स्टेट की डेफिनेशन देता है और ये बोलता है स्टेट की डेफिनेशन वही है जो आर्टिकल नंबर 12 पार्ट 3 में दी हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन के। और स्टेट की डेफिनेशन क्या है? वर्ड स्टेट इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, एनी कॉर्पोरेशन वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? स्टेट की डेफिनेशन में आती है। फिर देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 39। सारे इंपॉर्टेंट बताऊंगा, बाकी सारी चीजें आप लोग देख लेना है। 38 भी देख लेते हैं। इट ऑथराइजेज द स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर की बात करता है बिकॉज डीपीएसपी आर इन द नेचर ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। आर्टिकल 39 क्या बोलता है? सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट बिकॉज डीपीएसपी आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 39 है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है। आर्टिकल 40 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखना है। आर्टिकल 41 बात करता है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। सो राइट टू वर्क इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट इट इज गिवन अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन आर्टिकल 41। आर्टिकल 42 किसके बारे में बात करता? प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव्स। तो देखो यहां पर ये लेबर वगैरह के बारे में बात करता है, मैटरनिटी लीव्स की बात करता है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क की बात करता है, लिविंग वेजेस फॉर द वर्कर। फिर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, दैट इज 43A। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कहां पर दिया हुआ? 43B में दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है, काफी करंट अफेयर्स में भी चल रहा है, न्यूज में भी चल रहा है। एंड उत्तराखंड बिकेम द सेकंड स्टेट आई थिंक टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 क्या बात कर रहा है? प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो 6 years ऑफ एज। 46 क्या बोलता? 46 बोलता प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। फिर 47 क्या बात करता है? इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको बता रहा हूं, एक बार इससे गो थ्रू करना है, पॉज करके आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेना है और बार बार इसको रिवाइज करना है, क्योंकि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। 48 क्या बोल रहा है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात कौन करता है? डीपीएसपी करता है। कहां बात करता है? आर्टिकल 48 में। 48A क्या बोलता है? प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट। तो देखो एनवायरमेंट नाम का वर्ड कहां जाता है? डीपीएसपी में भी आता है, फंडामेंटल राइट्स में भी आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आता है। सो इट टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। 49 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो जो लैला मजनू जाके हार्ट बना देते हैं ना और उस पर तीर कमान लिख देते हैं किलो पे, तो उनको रोकना है आपको, बिकॉज 49 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। 50 क्या बोलता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात करता है। और 51 क्या बोलता है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैंने यहां पर जो क्वेश्चन दिया था उसमें दिया हुआ आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस, और बाकी चीजें मैंने यहाँ पे सारी दे रखी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू गेट जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ इज अ। तो अभी मैंने बताया था जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ कहां बात होती है? इसकी डीपीएसपी में बात होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। काफी इजी क्वेश्चन है, वैसे हम डीपीएसपी पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप लोग इसको एज अ डीपीएसपी मार्क कर सकते थे। सम ऑफ द अदर लेबर रिलेटेड राइट्स गिवन इन द डीपीएसपी। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना डीपीएसपी में राइट्स नहीं है, दीज आर इंस्ट्रक्शंस टू द स्टेट। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोल रहा है? टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ 42 में दिया हुआ है। टू सिक्योर अ लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर कहां दिया हुआ? 43 में दिया हुआ है।
टू टेक स्टेप टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, कहां दिया हुआ 43A में दिया हुआ। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में भी बात करता है डीपीएसपी, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। Which of these have been enshrined as directive principle of state policy under part 4 of the constitution? बोले इनमें से कौन कौन सी चीजें डीपीएसपी पार्ट 4 में दी रखी है, देख लेते हैं। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, क्या इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड दे रखा है? अभी हम लोगों ने देखा यस, इट टॉक्स अबाउट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, हाँ एनवायरमेंट फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करता है, ये बात भी सही है। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, बिल्कुल लैला मजनू को भी रोकने की बातें करता है, क्योंकि प्रोटेक्ट करना है किसको, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। फ्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड, देखो 6 इयर्स वालों तक के लिए तो बात करता है, लेकिन ये सेकेंडरी एजुकेशन की बात करता है क्या, डिफरेंटली एबल्ड की बात करता है कि ये बात नहीं करता, तो ये मेरा नहीं होगा। सो मेरा आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। सिलेक्ट द सॉल्यूशन यूजिंग द कोड बिलो। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1, 2 एंड 3 ओनली। जल्दी से देख लेते किस किस के बारे में बात करी थी। फ्री इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड कहां दिया हुआ है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड ये दिया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत 40 में दिया हुआ है, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज कहां दिया हुआ है? ये दिया हुआ 43A में, है ना। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, फिर उसके बाद अपन ने एक देखा था ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इंप्रूव। फिर मॉन्यूमेंट्स वाला अपन लोगों ने देखा, मॉन्यूमेंट्स कहां दिया हुआ? 49 में दिया हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डीपीएसपी है, याद नहीं होते लेकिन उनमें क्या कंटेंट मैटर है एटलीस्ट वो आपको याद रखने की कोशिश करना है। सम अदर प्रोविजन विद आर्टिकल नंबर मैंने यहाँ पर दे रखा है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट डीपीएसपी को तो आप कोशिश करो कि आपको याद हो जाते हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं ताकि आपको याद होते चले मेरे साथ। 39 ये किसके बारे में बात करता है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। 40 बात करता ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 41 बात करता राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 42 बात करता प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, लिविंग वेजेस एक्सेट्रा फॉर द वर्कर। 43B किसके बारे में बात करता था? प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात करता। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। 45 प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो 6 इयर्स ऑफ एज, ये चीज आपको ध्यान रखना। डिफरेंटली एबल्ड के बारे में बात नहीं करता। 46 किसके बारे में बात करता? प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। 47 इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। 51 किसके बारे में बात करता? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इवन सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, ये बात भी कहां होती है? डीपीएसपी के अंदर होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको याद रखने की कोशिश करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या बोलता। What are the explicit provision for environment protection and conservation in directive principle of state policy? अब यहां पर वर्ड है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब है डायरेक्टली लिखा होना चाहिए, छुपा मीनिंग नहीं चलेगा, डायरेक्टली लिखा होना चाहिए। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? इट प्रोवाइड्स फॉर राइट टू क्लीन एनवायरमेंट। क्या राइट टू क्लीन एनवायरमेंट कहीं पर भी डीपीएसपी में लिखा है? देखो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ की बात तो हुई है, बट क्या डीपीएसपी आपको कोई राइट देने की कोशिश करता है? डीपीएसपी आर इंस्ट्रक्शंस टू द स्टेट। डीपीएसपी क्या है? बोले हमने कहां से लिए थे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो बोले हमने जब लिए थे तब यही सोच के लिए थे कि दीज आर लाइक द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द स्टेट, की गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज को फॉलो करना चाहिए। तो क्या राइट टू क्लीन एनवायरमेंट देता? नहीं, बल्कि राइट टू क्लीन एनवायरमेंट तो हमको पता इट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू क्लीन एनवायरमेंट इज अ फंडामेंटल राइट नॉट गिवन अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? इट डेलीगेट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग लोकल हेल्थ एंड सैनिटेशन टू लोकल बॉडीज। भाई देखना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहीं भी ये बात नहीं करता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग लोकल हेल्थ एंड सैनिटेशन टू द लोकल बॉडीज। दे आर गिवन वेयर दे आर गिवन इन 11th एंड 12th शेड्यूल, जहां पर लोकल बॉडीज वगैरह की बात होती है, लेकिन डीपीएसपी में ये सारी चीजें नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट 3 देखो, इट exhorts द गवर्नमेंट नॉट टू अंडरटेक प्रोजेक्ट्स दैट इन्वॉल्व लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। देखो अब यहां पर भी आपको कंफ्यूज किया। आपको पता है कि एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ की बात होती है, लेकिन क्या है गवर्नमेंट को कहीं भी ऐसे उपदेश दे रहा है कि आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट मत लेना विच इन्वॉल्व्स लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। दिस शुड बी द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट बट इट इज नॉट गिवन अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो मेरा ये भी गलत हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा? सिलेक्ट द सॉल्यूशन यूजिंग द कोड बिलो। नन ऑफ देम इज करेक्ट, सो आंसर इज डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग एज बीइंग फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। What is fundamental in the governance of country? It is the directive principle of state policy. तो directive principle of state policy that is DPSP is fundamental to the governance of country. इसके पीछे कोई ऐसा जरूरी नहीं है गवर्नमेंट इसको फॉलो करे, बट यस इसके पीछे एक सोसाइटी का, लोगों का मॉरल प्रेशर रहता है कि गवर्नमेंट को ये सारी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना चाहिए, बिकॉज इट इज
good for the society. So DPSP, although are non-justiciable, means you cannot directly approach High Court or Supreme Court in case of violation of directive principle of state policy, but it is like the moral restraints upon the future government which will have binding force of the opinion of the people. तो ये आपको ध्यान रखना है. तो DPSP का क्या है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. टू गेट जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ इज अभी बताया टू गेट जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. इसलिए बार बार क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आपको ये सारे क्वेश्चंस याद हो जाए. और कहां दिया हुआ है ये 42 में दिया हुआ है. टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ और अदर लेबर रिलेटेड डीपीएसपी भी आपको ध्यान रखना है. टू सिक्योर अ लिविंग वेजेस, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर कहां दिया हुआ 43 में दिया हुआ है. और 43A क्या बोलता है, टू टेक स्टेप टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी दिया हुआ है डीपीएसपी के अंदर. तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना है. ओके, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर यहां दिया हुआ है. टू जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क यहां पर दिया हुआ है. ओके, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. तो दीज आर लेबर रिलेटेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. यूसीसी कहां दिया हुआ 44 में दिया हुआ, काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी क्वेश्चन आएगा तब और देखेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. As per directive principle in part 4 of the constitution, the state shall direct its policy towards securing that the ownership and control of material resources of the community so that, भाई स्टेटमेंट ये बोल रहा है so that concentration of wealth is avoided. क्या ये दिया हुआ है डीपीएसपी में? यस, ये 39C में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 39C. काफी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 39C. तो यस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को अवॉइड करने की बात करता है. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर नेशनलाइज्ड. भाई देखो, आर्टिकल 39B तो बात करता है कि कुछ ऐसा काम करो कि किसी एक के पास सारा पैसा ना आ जाए, लेकिन वो ये कहीं भी बात नहीं करता कि दैट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर नेशनलाइज्ड. प्राइवेटाइजेशन की कोई बात नहीं करता है, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. लिबरलाइजेशन की कोई बात नहीं करता है. सो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नेशनलाइज करने की भी कोई बात नहीं करता. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. प्राइवेट ओनरशिप इज ग्रेजुअली डिस्करेज. क्या प्राइवेट ओनरशिप को ग्रेजुअली डिस्करेज करना चाहता है डीपीएसपी? दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? वन ओनली. और वन ओनली कहां दिया हुआ? सी में, बिकॉज इट इज आस्किंग अबाउट द करेक्ट स्टेटमेंट. सिलेक्ट द सॉल्यूशन यूजिंग द कोड्स बिलो. इजी था. आर्टिकल 39B, बी क्या बोलता देखना, द स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड सिक्योरिंग द ओनरशिप ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज टू बेस्ट सर्व द कॉमन गुड. बोले ऐसे रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना सो दैट इट कैन सर्व द कॉमन गुड. आर्टिकल 39C क्या बोलता है? काफी इंपॉर्टेंट है. The state shall direct its policy towards securing that the operation of economic system does not result in concentration of wealth and means of production. So कॉन्सेंट्रेशन ना हो पाए ऐसा काम करना, लेकिन वो नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की कहीं भी बात नहीं कर रहा. विच इज डेट्रीमेंटल टू द कॉमन्स, ये चीज ध्यान रखना है. विच इंप्लाई नाइदर नेशनलाइजेशन नॉर शनिंग द प्राइवेट प्रॉपर्टीज. सो बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर रॉन्ग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले अगर दोस्तों आप लोगों को यूपीएससी और एमपीपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना है, दैट टू एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस, तो परसिवरेंस आईएएस के ऐप पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है, जिसमें आपको 4500 रुपीज में कंप्लीट प्री प्लस मेंस विद 1 ईयर वैलिडिटी का कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा. अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है. और कोई भी डाउट वगैरह आता है तो आप क्या करोगे, कमेंट में आंसर करोगे. और अगर कोई एडिशनल क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9113911223. एक क्वेश्चन मैं आपसे पर्सनली ओरली करना चाहता हूं कि जल्दी से मुझे ये बताओ कि डीपीएसपी हमने कहां से कॉपी किया था, किस स्टेट से हम लोगों ने डीपीएसपी वाला फंडा कॉपी किया है, वो कमेंट सेक्शन में आपको लिख के बताना है. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 तो देख लेते हैं. That the state should raise the level of nutrition and standard of living and to improve public health is a provision under. अरे कई बार देख लिया, ये प्रोविजन कहां दिया हुआ है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया हुआ. That the state should raise the level of nutrition and standard of living to improve public health is a directive principle of state policy. और ये कहां दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 47 में दिया हुआ. इट इज अंडर द 47 आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, which says right to health is not included as explicit fundamental right in the Indian Constitution. तो right to health is not a fundamental right, but it is a directive principle of state policy. और 47 में दिया हुआ है, पूरा आप रीड करना चाहो तो कर सकते हो. It is the duty of the state to raise the level of nutrition and standard of living and to improve public health. So कहीं भी right to health नहीं दिया हुआ, आपको अधिकार नहीं है. This should be the policy of government, but it is not binding on the government. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? Parliament can enact a law which is inconsistent with directive principle of state policy mentioned under part 4 of the constitution because. क्या पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बना सकती है जो डीपीएसपी के अगेंस्ट जाए? बना सकती है बिल्कुल, बिकॉज डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर. अगर डीपीएसपी को एनफोर्स नहीं किया तो क्या आप डायरेक्टली कोर्ट्स वगैरह जा सकते हो? नहीं. डीपीएसपी आर ओनली द गाइडिंग फोर्स. ये सिर्फ गाइड करते हैं स्टेट को, दैट स्टेट शुड मेक पॉलिसी लाइक दिस, पॉलिसी लाइक दैट.
है ना। सो दीज आर पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस कि ऐसा करना चाहिए, बट इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू फॉलो डीपीएसपी, तो बिकॉज डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल। तो बात बिल्कुल सही है, डीपीएसपी डज नॉट कम अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये स्टेटमेंट बड़ा कंफ्यूजिंग है, वेदर डीपीएसपी कम्स अंडर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। देखना, डीपीएसपी डज नॉट कम अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। व्हाई? देखना, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। कौन बड़ा है बोले तो फंडामेंटल राइट्स बड़े, बट क्या डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा सकता? आंसर इज अगेन यस, बट डीपीएसपी डज नॉट कम अंडर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, बट डीपीएसपी को तो इंप्लीमेंट करा जा सकता, तो डीपीएसपी को चेंज भी किया जा सकता है, और कुछ डीपीएसपी को चेंज करके फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया है। सो यस, डीपीएसपी डज नॉट कम अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? सो बोथ आर करेक्ट, दैट इज सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 44 ऑफ डीपीएसपी। इफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज इंप्लीमेंटेड देन व्हाट विल हैपन। सिंपल पूछ रहा है कि स्टेट को क्या करना चाहिए, बोले भाई यूसीसी को इंप्लीमेंट करना चाहिए, दैट इज गिवन इन आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर डीपीएसपी को इंप्लीमेंट कर दिया तो क्या होगा? स्टेटमेंट 1 बोल रहा है देयर विल बी अ कॉमन लॉ रिप्लेसिंग सेपरेट पर्सनल लॉ ऑफ ऑल रिलीजियस ट्रेडिशन। यस, दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि वो क्या करेगा, सारे पर्सनल लॉ को चेंज कर देगा विद द कॉमन लॉ। तब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन जो भी है, पारसी, सबके लिए एक ही लॉ चलेगा रिगार्डिंग देयर पर्सनल लॉस, पर्सनल मैटर में लाइक मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, तो उन सब में एक जैसा लॉ चलेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है ऑल जेंडर मस्ट बी गवर्न्ड बाय सेम लीगल प्रोविजन। क्या सारे जेंडर को एक जैसे लीगल प्रोविजन लगा देंगे? नहीं, दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ यूसीसी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इवन आर्टिकल 16 क्या बोलता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लेकिन हमने देखा था कि वुमेन्स को एक्सक्लूड कर देते हैं कुछ केसेस से। क्यों? क्योंकि वहां पर मेडिकल ग्राउंड अवेलेबल रहता है, दैट्स व्हाई वुमेन्स आर नॉट अलाउड इन द कॉम्बैट ऑपरेशन। सो ऑल जेंडर मस्ट नॉट बी गवर्न्ड बाय द सेम लीगल प्रोविजन अंडर यूसीसी। स्टेटमेंट 3 बोल रहा है देयर विल नॉट बी इक्वल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉ। अरे भाई, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये तो कहां दिया हुआ? आर्टिकल 14 में दिया हुआ, एंड दैट इज अ फंडामेंटल राइट। तो इसको वायलेट करने की थोड़ी बात हो रही है। यूसीसी तो एक अलग चीज है, यूसीसी विल रिप्लेस योर पर्सनल लॉ विद अ कॉमन लॉ, तो ये आपको ध्यान रखना। तो स्टेटमेंट 3 भी मेरा रॉन्ग हो जाएगा। सिलेक्ट द सॉल्यूशन यूजिंग द कोड बिलो, ओनली वन इज करेक्ट, दैट इज ए। यूसीसी में आपको ध्यान रखना, यूसीसी विल रिप्लेस पर्सनल लॉ बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर एंड कस्टम्स ऑफ मेजर रिलीजन ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 44 में बात होती है यूसीसी की। पर्सनल लॉ मतलब क्या होता है? पर्सनल लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक लॉ। पर्सनल लॉ कवर्स मैटर्स लाइक मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। गोवा ऑलरेडी हैव यूसीसी, उत्तराखंड हैव इंप्लीमेंटेड यूसीसी, और इवन सेंटर में भी यूसीसी को लाना चाहिए ताकि ऑल द रिलीजन विल हैव सेम पर्सनल लॉस। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले सबसे पहली बार ये पर्सनल लॉस को एक जैसा करने की कोशिश किसने की थी? ब्रिटिश ने कोशिश की थी, लेकिन फिर ब्रिटिश को लगा कि दैट इट विल लीड टू अ रिवोल्ट इन बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो ब्रिटिश ने फिर क्या करा, इस मैटर को एक साइड रख दिया, बट दिस मैटर इज स्टिल अ मैटर ऑफ डिबेट इन द प्रेजेंट डे सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रोवाइड्स फॉर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसके बारे में बात करती है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस। यस, डीपीएसपी आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो ये बात तो सही है, बिकॉज दे आर लाइक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड लीगल एंटाइटलमेंट ऑफ मार्जिनाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। भाई डीपीएसपी आर नॉट राइट, सबसे पहले तो राइट्स नहीं है, और वो कोई एंटाइटलमेंट्स नहीं है। इट शुड बी द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, बट इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट टू फॉलो दीज। सो दे आर नॉट राइट्स, दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, दे आर जस्ट मॉरल ऑब्लिगेशन अपॉन द गवर्नमेंट। तो स्टेटमेंट 2 मेरा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। विच of the above is are correct, only one is correct, so answer is A, that is one only। यहां पर मैंने आराम से सारा स्टेटमेंट वगैरह दे रखे हैं, आप लोग एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाई किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। सो द केस इज मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980। अब एक बार देख लेते हैं कि ये केसेस कहां से इमर्ज होते हैं, क्यों इमर्ज हुए। भाई सवाल उठा कि क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। पहले तो ये सवाल उठा कि बिकॉज फंडामेंटल्स आर प्रोवाइडेड विद द ट्रांसेंडेंटल पोजीशन। फिर दूसरा सवाल ये उठा कि क्या डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है। तो उसमें डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हमको देखने के लिए मिलते हैं, तो जजमेंट्स को एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं।
तो पहला केस आया चंपकम दोईराजन केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट फंडामेंटल राइट्स आर फार ग्रेटर देन डीपीएसपी। बोले फंडामेंटल राइट्स बहुत ऊपर पोजीशन पे डीपीएसपी से, बट फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। तो चंपकम दोईराजन केस ऑफ 1951 में बोला सुप्रीम कोर्ट ने दैट फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर टू डीपीएसपी बट फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। मगर फंडामेंटल राइट्स को बदला जा सकता है। और बोले कैसे बदलोगे? अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके आप फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हो। दूसरा केस आया 1967 गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस केस को रिवर्स कर दिया, बोला नो, बोले फंडामेंटल राइट्स सुपीरियर तो है ही अब डीपीएसपी से, वो तो माना, बट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। बोले फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते बिकॉज दे आर transcendental in nature, they are over and above other rights and any law that tries to take away fundamental rights shall be null and void। आर्टिकल 13 यही बोलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्टिकल 13 का इंटरप्रेट किया और गोलकनाथ में केस में बोला कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर डीपीएसपी। सो बोले फंडामेंटल राइट्स तो डीपीएसपी से बहुत बड़े हैं, वो तो छोड़ ही दो, पर बोले फंडामेंटल राइट्स को आप डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए बदल नहीं सकते। बाद में गोलकनाथ केस के अगेंस्ट पार्लियामेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और उन्होंने क्या बोला कि हम डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन से डीपीएसपी जो आर्टिकल 39B और 39C में दिए हुए हैं, जो बात करते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द कॉमन गुड, और सी बात करता है अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो बोले अगर इसको इंप्लीमेंट करना है देन फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, और अगर ये काम करेंगे देन यू कैन नॉट चैलेंज दिस डिसीजन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो देखना सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद नेक्स्ट केस आया केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस में क्या बोला कि आपने जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया है, बोले दिस इज ओके वैलिड। कहां तक वैलिड है कि अगर आपको डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करना है विच वर गिवन इन आर्टिकल 39B एंड 39C, जिसके कारण आप 14 और 19 को वायलेट कर सकते हो, बोले ओके, बट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला फर्स्ट प्रोविजन इज ओके बट सेकंड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। किस केस में बोला? केशवानंद भारती केस में। आर्टिकल 39B क्या बोलता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द कॉमन गुड, और 39C बात करता है अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना बड़े ईजी है। केशवानंद भारती केस ने सेकंड प्रोविजन को कैंसिल कर दिया। कौन सा सेकंड प्रोविजन को? ये 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाले कि यू कैन नॉट चैलेंज द डिसीजन इन कोर्ट। फिर आया 42nd केशवानंद भारती केस आया। केशवानंद भारती केस के बाद क्या आया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। उसने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को फिर चेंज किया। अभी तक सुप्रीम कोर्ट की क्या पोजीशन है? दैट फंडामेंटल राइट्स आर फार सुपीरियर देन डीपीएसपी, चाहे वो चंपकम दोईराजन हो, गोलकनाथ केस हो, है ना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंदिरा गांधी लेके आए, उन्होंने क्या बोला? नो, डीपीएसपी आर फार सुपीरियर देन फंडामेंटल राइट्स। फिर केस आया मिनर्वा मिल, क्योंकि इसको फिर चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नो, अगेन इस डिसीजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और बोला फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर टू डीपीएसपी। हाउएवर अगर आपको 39B और 39C को इंप्लीमेंट करना तो आप 14 और 19 को वायलेट कर सकते हो। सो आज की पोजीशन की अगर बात करता, व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी? सो फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम ओवर डीपीएसपी, बट पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। तो पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है फॉर इंप्लीमेंटिंग एनी ऑफ द डीपीएसपी, एंड देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया था मिनर्वा मिल केस में कि देयर शुड बी दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू रिजॉल्विंग कंफ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अभी हम लोगों ने देखा गोलकनाथ केस, हाँ गोलकनाथ केस इज रिलेटेड विद रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, यही बोला था, एंड फंडामेंटल राइट्स आर फार सुपीरियर देन डीपीएसपी, ये बात भी बोली थी। डीपीएसपी से बड़ा तो है लेकिन फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते। चंपकम दोईराजन केस ऑफ 1951 सुप्रीम कोर्ट ने बोला था फंडामेंटल राइट्स आर फार ग्रेटर देन डीपीएसपी बट यू कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, लेकिन आप फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हो? अमेंडमेंट कर सकते हो। ओके बोले। मिनर्वा मिल केस में भी बोला था फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर देन डीपीएसपी बट यू कैन अमेंड एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू इंप्लीमेंट डीपीएसपी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। और बीकन सिंह केस ऐसा कोई केस नहीं है, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ये फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से रिलेटेड केस नहीं है। सो मेरा आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 एंड 3 कहां पर दिया हुआ है? तो 1, 2 एंड 3 दिया हुआ है डी में, तो मेरा आंसर हो जाएगा डी। देखो अगर आपको फोर्थ नहीं भी पता था ना, तो अगर आप स्टेटमेंट के थ्रू जाते 1, 2, 3 स्टेटमेंट अगर आपको पता थे कि करेक्ट है तो भी आप इजीली आंसर पे अराइव कर सकते थे। चंपकम दोईराजन केस 1951, गोलकनाथ में बोला फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर डीपीएसपी। मिनर्वा मिल केस में बोला इट इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी।
अगर फ्रेंड्स आप लोगों को लेक्चर सीरीज बहुत पसंद आ रही है तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको और आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप यूपीएससी और एमपीपीएससी का न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो अवेलेबल है हमारी ऐप के ऊपर, दैट इज एट 4500 रुपीज़, जिसमें हम आपको प्री प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे विद 1 ईयर वैलिडिटी। कोई भी डाउट और क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो या मेरे नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9113911223। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ वुमेन इज अ थीम दैट अपीयर्स मोस्ट प्रोमिनेंटली इन द, भाई बात करना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या दिया हुआ है, प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ वुमेन। डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात कहां गई, देखो मैटरनिटी रिलीफ वगैरह की बात तो डीपीएसपी में, लेकिन प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ वुमेन कहां बात करी गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज में बात करी गई है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज पे क्वेश्चन आने वाले तो एक बार जल्दी से फंडामेंटल ड्यूटीज को देख लेते हैं। सो कहां दी हुई है फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। इसके लिए सिर्फ एक ही आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल नंबर 51A दिया हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर, तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर। पहले 10 ऐड करी थी, बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने एक और ऐड कर दी, तो आज कितनी हो गई, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर। किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे करी थी, तो स्वर्ण सिंह कमिटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था। किसने ऐड किया था, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ऐड किया था। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक्स से ध्यान रखना है फंडामेंटल ड्यूटीज पे। अब फंडामेंटल ड्यूटीज क्या बोलती है, एक बार जल्दी से उसको भी देख लेते हैं हम। देयर आर टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। सो पहली फंडामेंटल ड्यूटीज क्या बोलती है, टू अबाइड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके लॉज वगैरह से क्या करना, अबाइड करना है। एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो देखो नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की बात है, देयर इज नो मेंशन ऑफ नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग यहां नहीं दिया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी, टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से कॉपी करी थी, जल्दी से कमेंट में मेंशन करके बताओ। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से ली थी, किस देश से कॉपी करी थी, डीपीएसपी कहां से लिया था वो बताओ। थर्ड देखो, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फोर्थ बोल रहा है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन रिक्वायर्ड। ध्यान रखना इनको, एज इट इज याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ बोल रहा है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज। तो वर्ड याद रखना है, religious, linguistic and regional or sectional diversities, and to renounce practices that are derogatory to the dignity of women। ऐसी practices को नहीं करना that are derogatory to the dignity of women। फिफ्थ क्या बोल रहे, सिक्स्थ क्या बोल रहे, to value and preserve the rich heritage of our composite culture। सेवेंथ बोल रही है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव नेचुरल एनवायरमेंट। देखो डीपीएसपी में भी बात हुई थी नेचुरल एनवायरमेंट की, फंडामेंटल राइट में भी बात हुई थी, यहां पर भी बात हो रही है एनवायरमेंट की। इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। हम वी शुड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स ऑल्सो। एट्थ क्या बोल रहा है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। नाइन्थ क्या बोल रही है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर वायलेंस, वायलेंस को भी त्याग देना चाहिए। टेंथ क्या बोल रहा है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। और लास्ट वाली जो बाद में ऐड करी गई थी वो क्या है, हु इज द पेरेंट और गार्जियन, उनके ऊपर भी देखो एक क्या ड्यूटी दे रहा है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड एज द केस में भी बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। तो देखो 6 and 14 ईयर्स वाले के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, किसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, किसको ड्यूटी दी गई है, पेरेंट को दी गई है या तो गार्जियन को दी गई है, तो आपको ध्यान रखना है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज देखी तो स्पीड से देख लेते हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो फंडामेंटल ड्यूटीज थी नहीं, बिकॉज दे वर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कब ऐड हुई थी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरनल इमरजेंसी इन 1975 to 77। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 ने एक और फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था, वही पेरेंट और गार्जियन के लिए जो थी। पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51 में मेंशन है कितनी, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, मींस यू कैन नॉट अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजंस को रिमाइंड करती हैं कि इफ यू आर एंजॉयिंग द राइट्स देन यू ऑल्सो हैव सम ड्यूटीज टुवर्ड्स योर कंट्री, टुवर्ड्स योर नेशन, है ना। तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो करना है, बट अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो जेल नहीं भेज देंगे आपको, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब स्वर्ण सिंह कमेटी ने कुछ और ड्यूटीज भी सजेस्ट करी थी, रिकमेंड करी थी, जिनको ऐड नहीं किया गया था। तो उसमें एक ड्यूटी थी ड्यूटी टू पे टैक्सेस। दिस इज, अगर आप टैक्स पे नहीं करते हो देन इट इज इलीगल, बट इट इज स्टिल इट वाज नॉट एडेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया था। और स्वर्ण सिंह कमेटी ने यह भी बोला था कि अगर ड्यूटी को प्रॉपरली कोई फॉलो नहीं करता तो उनको पनिशमेंट भी देना है फॉर नॉन कंप्लायंस, लेकिन इसको भी बात नहीं मानी थी, कोई पेनल्टी वगैरह का प्रोविजन नहीं है। चलिए, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज याद करने के लिए और मैंने बढ़िया इजी तरीके से दे दिया है। रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, है ना, सॉन्ग की बात नहीं है। फॉलो नोबल आइडियाल्स, प्रोटेक्टिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, डिफेंड नेशनल कंट्री
defend your country and render national services when called upon to do so, promote brotherhood which is required for the unity and integrity of nation, preserve rich heritage and composite culture, improve and protect our environment, forests, lakes, wildlife, and develop scientific temper and humanism, safeguard पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जर्व वायलेंस, स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर। और चिल्ड्रन एजुकेशन की बात करी गई है, 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज में पेरेंट और गार्जियन को ड्यूटी दी गई है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलो यहां पर मैंने एक चीज दे रखी है, डीपीएसपी स्ट्रेसेस मोर ऑन इक्वालिटी ऑफ वेजेस एंड प्रोग्रेसिव पॉलिसीज फॉर वुमेन, ध्यान रखना है। लेकिन डिग्निटी ऑफ वुमेन डायरेक्टली कहां बात करी गई, फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में बात करी गई है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग is not a fundamental duty under part 4A of the constitution, is not a fundamental duty to pay taxes on time। yes, हम लोगों ने अभी देखा कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने तो इसको रिकमेंड किया था, बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस पार्टी। तो बाद में इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड नहीं किया। ऑल्दो इट इज इलीगल to not pay the taxes, but it is not included in fundamental duties। to respect national flag, yes, national anthem को भी respect करना, ये तो fundamental duty है ना। to protect the environment, yes, ये भी fundamental duty है। to develop scientific temper and rational to develop a scientific and rational temper, yes, this is also a fundamental duty। to pay taxes on time is not a fundamental duty, but it was recommended by स्वर्ण सिंह committee at that time। चलिए, और ये सारी कमिटीज एक बार मैंने वापस दे दी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज, तो आप आराम से इसको देख लेना, गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16, असर्शन रीजनिंग, जो आजकल यूपीएससी का ट्रेंड चला है उसके ऊपर क्वेश्चन है। धीरे धीरे असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आपको दिखेंगे कि सीरीज में बढ़ते जाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन क्या बोल रहा है, इट इज एन इंडियन सिटीजन फंडामेंटल ड्यूटी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। यस, ये फर्स्ट ड्यूटी है हमारी, टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन इट्स आइडियल्स लॉज। रीजन क्या बोल रहा है, व्हाट इज इलीगल इन इंडिया cannot be a fundamental duty and what is legal must be a fundamental duty। देखो, what is illegal, जो illegal है वो तो fundamental duty बना नहीं सकते भाई, ये तो बोल नहीं सकते ना आप चोरी करो, तो ओके ये वाली बात तो चलो हमको नहीं भी पता थी, तो भी हम इसको डाउट में रख के गलत ठहरा सकते हैं, सही ठहरा सकते हैं। बट दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, व्हाट इज लीगल मस्ट बी अ फंडामेंटल ड्यूटी, जो लीगल है उसको फंडामेंटल ड्यूटी होना ही है। सो टू पे टैक्सेस को पे करना, दिस इज लीगल बट इट इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो जो भी चीज लीगल है क्या वो फंडामेंटल ड्यूटी है, आंसर इज नो। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो पूरा मेरा रीजन ही क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, तो मेरा आंसर हो जाएगा सी, दैट इज दिस वन। चलिए एक बार फंडामेंटल ड्यूटीज को दोबारा आप लोग देख लेना, ये दी हुई ये लिस्ट बार बार इसलिए दिखा रहा हूं कि ये याद होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए, ओके, क्योंकि क्वेश्चन यहां से रिपीटेडली आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू लिमिट ऑफ। बोले पार्लियामेंट कितना अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर कुछ लिमिट है। हाँ देखते हैं, अल्टरिंग द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, क्या सेंटर और स्टेट्स के पावर को चेंज कर सकता है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में ये बोल रहा है, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मींस पार्लियामेंट कैन amend any provision of the constitution except basic structure of the constitution, and what is this basic structure, supreme court will time to time decide। okay, text of the preambles were already amended once, तो ये चीज आपको पता, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने उसको एक बार अमेंड किया था, 3 नए वर्ड भी जोड़े थे और वो हम लोगों ने देख लिया था। डीपीएसपी को भी अमेंड किया जा सकता है, इवन मोदी गवर्नमेंट इज गोइंग टू अमेंड डीपीएसपी सून, और वो कौन से आर्टिकल को अमेंड करेंगी, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अमेंड करने की बात करें, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि किसको नहीं अमेंड किया जा सकता, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं, द फेमस 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेनली इनेक्टेड टू। देखो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के दौरान क्या आया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। It is like the mini constitution of India because it has touched almost every part of the constitution। इसने सब चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करी थी, इसने फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड करी थी, इसने बहुत सारी गलत चीज़ें भी करी थी, इमरजेंसी भी लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की पावर को भी कम करी थी, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर के टेन्योर को भी बढ़ाने की कोशिश करी थी, है ना। तो इसने जो जो गलत चीज़ें करी थी, बाद में जब इंदिरा गांधी की सरकार हटी और मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो वो भी एक एक्ट लाते हैं, दैट इज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना। और उन्होंने सारे रॉन्ग डूइंग्स ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को क्या किया था, करेक्ट किया था। सो 44th को क्यों लाए थे, टू करेक्ट द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान रखना ऐसा नहीं कि 44th आया तो उसने पूरे 42nd को नहीं बदला। क्या 44th ने फंडामेंटल ड्यूटीज को डिलीट करा, नहीं करा।
मोरारजी देसाई वॉज अगेंस्ट फंडामेंटल ड्यूटीज ऑल्सो, लेकिन उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज को डिलीट नहीं किया, मतलब पूरे 42 को नहीं हटाया, लेकिन 42 के बहुत सारे क्लॉजेस को वापस रेक्टिफाई करने की कोशिश करी। स्टेटमेंट 1 देखते हैं, प्रोवाइड दैट स्टेट ट्रेडिंग एंड नेशनलाइजेशन ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेसेस बाय द स्टेट इज नॉट टू बी, अरे क्या पता क्या बात कर रहा है। बी देखो, मेक द स्केल ऑफ कंपनसेशन गिवन इन कंपलसरी एक्विजिशन, नहीं। नलीफाई, यस नलीफाई वाली बात देखना, नलीफाई सम ऑफ द प्रोविजन इंट्रोड्यूस्ड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, यस दिस वाज डन बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एबॉलिश द सिस्टम ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल, एंड ये भी नहीं करा उसने, क्या करा, इट नलीफाई सम ऑफ द प्रोविजन ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब क्या क्या किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने, तो उसको रिस्टोर किसने किया, बोले 44th ने। तो जो भी रॉन्ग डूइंग्स थी उसको सही किसने किया, 44th ने। सो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या क्या किया वो यहां पर दिया हुआ है। फर्स्ट, इट रिस्टोर्ड द ओरिजिनल टर्म ऑफ लोकसभा, तो वापस लोकसभा का टेन्योर कितना कर दिया गया, 5 ईयर्स कर दिया गया इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर और भी बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, अब सारी चीजें नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा। इट अगेन एम्पावर्ड प्रेसिडेंट टू सेंड बैक द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, बोले अगर कोई चीज को प्रेसिडेंट को किसी बिल को एक्ट बनने के लिए भेजा है, सो इट कैन सेंड बैक द एडवाइस, लेकिन अगर रिकंसिडरेशन के बाद दोबारा भेज दी देन ही हैज टू साइन इट। ओके, रिस्टोर सम ऑफ द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर को कम कर दिया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने, उसको वापस रिस्टोर किया गया। फिर जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो कौन से वर्ड को यूज करके लगाई गई थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस। सो बोले अब इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को ही हटा दिया, उसकी जगह क्या लगा दिया, वर्ड आर्म्ड रेबिलियन। बोले अब इमरजेंसी लगाना है तो कैसे लगाओगे, आर्म्ड रेबिलियन लगाओगे। और जब भी इमरजेंसी लगाओगे तो आप प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट खुद से नहीं लगा सकते, इट कैन ओनली बी डन ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। तो ये वर्ड कैबिनेट पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के इट वॉज मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। इवन उसने बोला कि अगर इमरजेंसी लगाते हो तब भी आप आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को क्या कर सकते हो, हटा नहीं सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। आर्टिकल 20 क्या है, प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। अभी आर्टिकल 20 में आपको बता देता हूं, 21 क्या, लाइफ एंड लिबर्टी। बोले इवन इमरजेंसी इंपोज्ड है लेकिन तब भी आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसने क्या करा कि इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन स्टिल बी हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये पावर भी सुप्रीम कोर्ट की रिस्टोर करी। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 20 और 21 की। भाई 21 को तो अपन ने काफी डिटेल में देखा फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में। 21 किसके बारे में बात करता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब आर्टिकल 20 को मैं यहां पर बता देता हूं, ठीक है, यहां पर जगह है थोड़ी सी तो यहां पर बता देता हूं। व्हाट इज दिस आर्टिकल 20? आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी टेकन अवे इवन ड्यूरिंग द इंपोजिशन ऑफ इमरजेंसी। सो आर्टिकल 20 क्या बोलता है, इस पे अपन ने क्वेश्चन भी नहीं किया था इसलिए बता दे रहा हूं। प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। अगर आपने कोई ऑफेंस कर दिया है तो आपके पास क्या क्या प्रोटेक्शन अवेलेबल है, 3 बारे में बात करता है। पहला बोलता है रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन, ठीक है। दूसरी बात करता है डबल जियोपार्डी, और तीसरी बात करता है सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस। तीसरी बात क्या करता है, सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस। अब जल्दी से बता देता हूं मतलब क्या है। रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई क्राइम कर दिया, फॉर एग्जांपल यू हैव कमिटेड मर्डर। आपने मर्डर कब किया, बोले आपने मर्डर किया था 2022 में, और 2022 में मर्डर के लिए क्या पनिशमेंट थी, तो बोले 14 ईयर्स जेल टर्म। तो 2022 में क्या थी मर्डर के लिए सजा, बोले 14 ईयर जेल टर्म। लेकिन आपका मर्डर आज पकड़ाई में आया और पार्लियामेंट ने आपके मर्डर को देख के एक नया लॉ बनाया कि अब से फ्रॉम 2024 ऑनवर्ड्स अब जो भी मर्डर करेगा उसको सिर्फ क्या देंगे, बोले हम डेथ पेनाल्टी देंगे। लेकिन आपने मर्डर कब किया था, 2022 में, तो आपको बैक डेट से सजा नहीं दी जा सकती। तो ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस में होता है, ध्यान रखना। सिविल केसेस में तो इवन पुराना भी रिकवर किया जा सकता है, लेकिन जिसने जब अपराध किया था उस समय जो सजा थी उसको वही सजा मिलेगी। जैसे संजय दत्त हथियार रखता था घर में, उस पर कौन सा केस चला, टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज 1993 वाला। आज के समय तो टाडा को खत्म कर दिया गया, लेकिन संजय दत्त के लिए स्पेशल कोड बनाते थे। क्यों? क्योंकि जब उसने क्राइम किया था तब उस समय वो रूल्स चलते थे। तो रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है कि बैक डेट से आप कोई नया कानून नहीं बना सकते इन क्रिमिनल केसेस। डबल जियोपार्डी, अमिताभ बच्चन की पिक्चर, मर्डर करता है किसी का, बोले 14 साल लग जाती है, 14 साल बाद निकल के आता, देखता आदमी जिंदा, अरे बाप रे। अब बोले आदमी जिंदा और मैं तो 14 साल काटा है इसके चक्कर में, उस आदमी को मार देता है, तो क्या अगेन विल ही बी सेंट टू द जेल? आंसर इज नो, क्योंकि आर्टिकल 20 क्या बोलता है, नो डबल जियोपार्डी। बोले 2 बार
एक ही अपराध की सजा नहीं मिलेगी, तो वो तो ऑलरेडी सजा काट के आ गया था, दोबारा मार दिया, अब दोबारा सजा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नो डबल जियोपार्डी, एक अपराध की 2 बार सजा नहीं मिलेगी। तीसरा बोलता है सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस। सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस मतलब कि अगर पुलिस आपको मार मार के थाने में बोलती अपने ही खिलाफ गवाही दो, तो आप क्या वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल है? आंसर इज नो। तो सेल्फ इनक्रिमिनेटिव एविडेंस का मतलब ये होता है। तो आर्टिकल 20 और 21 को इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। और ये पावर को भी किसने रिस्टोर किया था? ये दिस पावर वाज रिस्टोर्ड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ मोरारजी देसाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन इज मोस्ट रेलेवेंट इन विच टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम? भाई इंटरडिपेंडेंस की बात कर रहा है किसमें? लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। सो हम लोगों ने देखा वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और पार्लियामेंट क्या होता है? एग्जीक्यूटिव आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव किसका पार्ट रहते हैं? लेजिस्लेचर का ही तो पार्ट रहते हैं। हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड दे आर पार्ट ऑफ लोकसभा, एंड लोकसभा इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। सो देयर इज इंटरडिपेंडेंस। प्रेसिडेंशियल में तो क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति वहां की कांग्रेस या वहां की पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। वहां पे वो लोग क्या बोलते हैं उनकी पार्लियामेंट को? वो लोग बोलते हैं कांग्रेस। सो वहां पर प्रेसिडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, तो वहां पर तो सेपरेशन ऑफ पावर चलता। ऑटोक्रेटिक सिस्टम में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मोनार्की बेस्ड ऑन रेफरेंडम। मोनार्की का मतलब क्या होता है? ऑल्दो ब्रिटेन इज अ मोनार्की, क्योंकि वहां पर हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडिटरी, बट बेस्ड ऑन रेफरेंडम ये यहां पर रिलेवेंट नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसको वेस्ट मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, दिस शुड बी द एप्रोप्रिएट आंसर। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी। इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले अगेन बता देता हूं दोस्तों, अगर यूपीएससी और एमपीपीएससी के लिए न्यू बैच ज्वाइन करना है, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 4800 रुपीज, देन आप परसिवरेंस आईएएस की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें प्री प्लस मेंस का कंप्लीट मटेरियल आपको देखने को मिलेगा विद लाइव क्लासेस जो डे टू डे बेसिस पे अपलोड होती रहती हैं। पूरे के पूरे कोर्स की वैलिडिटी रहने वाली है 1 ईयर। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। कोई भी डाउट क्वेरीज है तो या तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, 9113911223 पे मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? द फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइंग द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोल रहा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलोंग विद प्राइम मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, और ये हम लोगों को पता है। व्हाट आर द इंप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल? बोले इस इंप्लीकेशन क्या है इस प्रिंसिपल के? तो अब जल्दी से देखें इसके क्या प्रिंसिपल है। भाई होता क्या है, हमारे यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलोंग विद प्राइम मिनिस्टर दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। अब मान लो प्राइम मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया और बाहर जाके अमित शाह उसको क्या करने लग गए? अपोज करने लग गए। सो दिस गोज अगेंस्ट द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर ने जो बात बोल दी सभी मिनिस्टर फिर वही बात बोलेंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है उनकी ओपिनियन वेरी करती हो, लेकिन वो उनको बंद कमरे में अलग से सुलझाना पड़ेगा। तभी तो आपने देखा होगा कि जो चीज प्राइम मिनिस्टर बोल देते हैं सारे मिनिस्टर वही चीज दोहराते, जो चीज अमित शाह ने बोल दी सारे मिनिस्टर वही बोलते। क्यों? बिकॉज वी आर हैविंग द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्रीज सिंक टुगेदर। ध्यान रखना, वो डूबती है तो सब एक साथ, अगर एक भी मिनिस्टर गया तो सब गए। तो क्यों? क्योंकि वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है ऑल द मिनिस्टर्स own joint responsibility to Lok Sabha for all their acts of omission and commission. Yes, they have joint responsibility towards Lok Sabha. अगर कोई बोले Council of Minister along with Prime Minister are collectively responsible to Parliament, this is wrong because they are collectively responsible only to the Lok Sabha. तो statement 1 correct हो जाएगा। Statement 2 देखो, all the minister are bound by the cabinet decision if even if they had expressed disagreement with the decision in the cabinet meeting. हाँ, मीटिंग में हो सकता है उनको डिसएग्रीमेंट हो। कैबिनेट मीटिंग मतलब बोले कैबिनेट बोले वो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर का एक तबके को बोला जाता है कैबिनेट, जो वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर रहते हैं, दे आर पार्ट ऑफ कैबिनेट। फॉर एग्जांपल अमित शाह है ना, अमित शाह के बाद पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, ये सब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, दे आर पार्ट ऑफ कैबिनेट। राजनाथ सिंह, तो इनको क्या बोला जाता है? वी कॉल देम कैबिनेट मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारे डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेता है, बट एक्चुअली में वो सारे पावर कौन एक्सरसाइज करता है? कैबिनेट। सो हो सकता है सारे मिनिस्टर आर बाउंड बाय द कैबिनेट डिसीजन। कैबिनेट ने जो डिसीजन ले लिया उसमें सारे मिनिस्टर्स को एग्री करना पड़ता है। हो सकता है कैबिनेट मीटिंग में वो बोल रहे हो नहीं आ रही है, आप गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो मत करो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बोला नहीं भाई यही करना, तो फिर उनको सबके सामने तो वही डिसीजन के साथ एग्री करना ही पड़ेगा। तो स्टेटमेंट 2 भी मेरा करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? सो बोथ आर करेक्ट, तो मेरा आंसर हो जाएगा सी, दैट इज बोथ 1 and 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि देखो आर्टिकल 75 इट क्लियरली स्टेट्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। This means that the minister own joint responsibility to the Lok Sabha for all their acts of omission and commission. They work as a team
and swim and sink together. When the Lok Sabha passes a no confidence motion against the Council of Minister, all minister have to resign, including the Prime Minister. ध्यान रहेगा ये चीज, बाकी चीजें मैंने दी हुई हैं, आराम से देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल। ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां से लिया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल से लिया है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है, इंडियन पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड अ सॉवरेन बॉडी एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई देखना, हमने इंडियन पार्लियामेंट्री मॉडल को कहां से कॉपी किया है, बोले ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल से जरूर कॉपी किया है, बट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सो इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। इंडिया में कौन सुप्रीम है, बोले कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। बट इन केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन में कैसा है, बोले अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, वहां पे जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाती है वो ऑटोमेटिक किसका पार्ट बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का। सो इन ब्रिटेन इट इज पार्लियामेंट विच इज सुप्रीम। सो ब्रिटेन में कौन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, और हमारे यहाँ कौन सुप्रीम है, वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन एज द सुप्रीम बॉडी। सो हमारे यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है, मगर हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट के लॉ स्टैट्यूटरी कहलाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट एंड वी हैव the supremacy of constitution. So Indian constitution is supreme, not the parliament. So Indian parliament is considered as a sovereign body as per the Indian constitution. No, it is the constitution which is a sovereign. तो ये वाला statement wrong हो जाएगा। So which of the above is are correct? So only one is correct. तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर A. Easy था। Even though India parliament is based on the British model, the parliament is a sovereign in Britain. Britain में कौन sovereign है, parliament. But in India it is constitution which is sovereign. This is है ना। फिर आगे मैंने सारी चीजें दी हुई है, आप आराम से देख लेना। पार्लियामेंट इज बाउंड बाय द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशियल रिव्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 22। लोकल बॉडीज लाइक पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्यूनिसिपैलिटीज फॉल अंडर, बोले वो किस लिस्ट में। तो आप लोगों को पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, 7th शेड्यूल टॉक्स अबाउट द लिस्ट। लिस्ट मतलब कौन सी लिस्ट, कि कौन सा सब्जेक्ट किसके अंडर फॉल करता है, कौन सा सब्जेक्ट किसके अंडर फॉल करता है, मतलब हु कैन मेक लॉज ऑन विच सब्जेक्ट्स, बोले कौन किस सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकता है। तो बोले टोटल कितनी लिस्ट है, बोले टोटल 3 लिस्ट है, 1, 2 एंड 3। बोले पहली लिस्ट कौन सी है, सेंटर लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट। क्या बोलते हैं, यूनियन लिस्ट। बोले यूनियन लिस्ट पे कौन लॉ बनाता है, ओनली सेंटर कैन मेक लॉज ऑन द यूनियन लिस्ट। दूसरी लिस्ट है दैट इज स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में कौन लॉ बनाता है, बोले स्टेट्स कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट। तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या है, बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉज ऑन कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स। अब मान लो कॉन्करेंट लिस्ट में कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे सेंटर स्टेट दोनों लॉ बना रहे, वो तो समझ में आ गया, लेकिन सेंटर ने भी लॉ बना दिया, स्टेट ने भी लॉ बना दिया, देन हुज लॉ विल प्रिवेल, देन इट इज द सेंटर्स लॉ प्रिवेल। उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। अगर दोनों ने लॉ बना दिया देन सेंटर्स लॉ विल प्रिवेल इन कॉन्करेंट सब्जेक्ट। और अगर मान लो कोई ऐसा सब्जेक्ट था, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट दिस सोशल मीडिया रेगुलेशन, जब 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा तब तो उनको शायद ये वर्ड भी नहीं पता होगा। तो अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो उस समय उनको पता ही नहीं था, जो सेंटर में भी नहीं है, स्टेट में भी नहीं है, कॉन्करेंट में भी नहीं है, तो उनको बोले कहाँ जगह जाएंगे, बोले ऐसे सारे सब्जेक्ट, तो बोले सारे जाएंगे रेसिडुअरी लिस्ट में। कौन सी लिस्ट में जाएंगे, रेसिडुअरी, बोले बची कुची। और इस पर कौन लॉ बनाएगा, ओनली सेंटर कैन मेक लॉज ऑन दीज रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। सो रेसिडुअरी पावर लाइज विद द यूनियन गवर्नमेंट दैट इज सेंटर। सो लोकल बॉडीज लाइक पीआरआई, म्यूनिसिपैलिटीज फॉल अंडर, तो बोले ये कहाँ रहते हैं, बोले तो स्टेट लिस्ट में रहते हैं। ईजी क्वेश्चन था। ओके, स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट लाइक लोकल इंपॉर्टेंस लाइक पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, है ना, कॉमर्स, इवन स्पोर्ट्स, इरिगेशन। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स इज अभी बताया, स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन सेंटर उनको सप्लीमेंट करता है उनके एफर्ट्स को। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर हम लोग ओलंपिक्स में फिसड्डी परफॉर्मेंस देते हैं तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज स्टेट। व्हाई, बिकॉज स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट बट सेंटर कैन सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, हाँ क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली ऑथोराइज्ड टू लेजिस्लेट ऑन साइबर लॉज। साइबर लॉज पे कौन लेजिस्लेट करेगा, तो अब आप सोच के देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा तब साइबर लॉज नाम का वर्ड उनको पता ही नहीं होगा। तो साइबर लॉ वाज प्लेस्ड इन द रेसिडुअरी सब्जेक्ट, और रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स पे कौन लॉ बनाता है, सेंटर कैन, ओनली सेंटर कैन मेक लॉज ऑन द रेसिडुअरी सब्जेक्ट, क्योंकि रेसिडुअरी सब्जेक्ट ना स्टेट लिस्ट में आता, ना यूनियन लिस्ट में, ना कॉन्करेंट लिस्ट में। तो जो चीजें बची कुची थी वो रेसिडुअरी में आई। सो ओनली यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। इजी क्वेश्चन था ये। साइबर लॉ फॉल अंडर रेसिडुअरी लिस्ट दैट इंक्लूड्स मैटर नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑफ द लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल। यूनियन लेजिस्लेचर अलोन हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन सच मैटर्स। इजी था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ।
और कोई भी डाउट वगैरह आता है तो इजीली कमेंट करो। और भी कोई क्वेरी हो तो मेरे नंबर पे 9111391223 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।